नीतू गांव में रहने वाली एक सीधी सी लड़की थी जिसे किसी से भी मतलब नहीं था। नीतू काफी चुलबुली थी और खुश मिजाज थी। एक दिन नीतू आम के पेड़ से आम तोड़कर घर आ रही होती है कि तभी नीतू की नजर अपने घर के बाहर जाती है। कुछ बड़े बड़े अमीर लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं। उन लोगों को देखकर नीतू तुरंत अपनी माँ शारदा के पास जाती है और बोलती है, माँ वो लोग कौन थे? अभी मैंने कुछ लोगों को अपने घर से बाहर एक बड़ी सी गाड़ी में जाते हुए देखा था। वो क्या हमारे घर में आए थे? आप उन्हें जानती हो? हाँ, मैं उन्हें जानती हूँ और वो हमारे ही घर आए थे। लेकिन वो हमारे घर में क्यों आए थे? मैंने पहले तो उन्हें कभी नहीं देखा हमारे घर में, या फिर आपसे मिलते हुए कभी नहीं देखा। फिर अब अचानक से आ गई। मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ। आपने भी मुझे इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। देखने से तो लग रही थी कि जैसे कोई बड़े और अमीर लोग हो, शहर के रहने वाले हों। अरे तो खुद ही इतनी देर से बोली जा रही है, मुझे तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रही है। जब तू मुझे मौका दे तब तो बताओ ना मैं कि वो लोग क्यों आए थे। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं कुछ देर के लिए चुप हो जाती हूँ। अब आप बताओ कि वो लोग कौन थे और क्यों आए थे? वो लोग तेरा रिश्ता लेकर आए थे। पहले वो भी हमारे साथ हमारे गांव में ही रहा करते थे, लेकिन भाई साहब काम की वजह से शहर चले गए और कुछ ही महीनों में उन्होंने अपने पूरे परिवार को शहर में ही बुला लिया था। तब से वो लोग शहर में ही रहते हैं। वो लोग मेरी शादी के लिए रिश्ता लेकर आए थे और आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं। अरे मुझे खुद पता नहीं था कि वो लोग आने वाले हैं और अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है। तो ऐसे तूफान मेल की तरह आती है और आते ही मुझसे ऐसे सवाल जवाब करने लग जाती है जैसे मैं तेरी माँ नहीं बल्कि तेरी दुश्मन हूँ और तेरा बुरा चाहती हूँ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी तेरी शादी की उम्र हो रही है तो मैं सोच ही रही हूँ क्यों ना तेरी शादी की बात आगे बढ़ा दी जाए। इसका मतलब अगर मेरी शादी शहर में हो जाएगी तो फिर तो मैं शहर वाली बन जाऊंगी ना। मैं भी शहर में रहा करूंगी। माँ, आज तक मैंने कभी भी शहर नहीं देखा और अब मेरी शादी सीधा शहर में हो जाएगी और लोगों को मैं पसंद तो हूँ ना। कहीं मना तो नहीं कर देंगे ना शादी के लिए? जब तू पेड़ से आम तोड़ रही थी ना तब उन्होंने तुझे वहाँ देख लिया था और मुझे तो अच्छे से जानते ही है, इसलिए उन्होंने देर किए बिना ही शादी की बात आगे बढ़ा दी। तू बता, अगर तुझे ठीक लग रहा है तो मैं भी तेरी शादी की बात आगे बढ़ा ही देती हूँ क्योंकि ये लोग काफी अच्छे हैं। माँ, मेरा तो ना बचपन से ही मन था कि मेरी शादी शहर में हो और अब शहर के लड़के का रिश्ता खुद ही सामने आया है तो मैं मना नहीं कर सकती। लेकिन माँ, मुझे एक चिंता सता रही है। अब तुझे कौन सी चिंता सता रही है, बता मुझे। माँ, आप खुद बताओ ना। मैं गांव में पढ़ी लिखी हूँ, शहर के बारे में इतना जानती ही नहीं हूँ कि शहर के लोग तो बहुत हाई फाई होते हैं ना। मुझे रहने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी ना, तो फिर मैं वहाँ कैसे रह पाऊंगी? आप समझ रही हो ना माँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, मैं समझ रही हूँ और जो तेरे अंदर डर है ना शहर को लेकर, वो भी मुझे साफ दिख रहा है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब लड़के का परिवार बहुत अच्छा है, समझता है, तो तुझे कोई मुश्किल नहीं होगी और तू तो बहुत समझदार है। अपनी बेटी से बात करने के बाद शारदा भी देर नहीं करती है और अपनी बेटी की शादी मयंक नाम के लड़के से करवा देती है। शादी के बाद नीतू शहर आ जाती है। शहर देखकर नीतू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी नीतू की सास अनीता नीतू को समझाते हुए कहती है, बहू, तेरी शादी हो गई है और तुझे यही रहना है, इसलिए तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे कुछ भी चाहिए होगा ना तो मुझे बोल दियो और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना तेरे लिए यहाँ पर। जी माँ जी, शहर की आधी चीजें तो समझ के बाहर ही होंगी ना मेरे लिए, लेकिन जब आप हो यहाँ मेरे साथ देने के लिए तो मुझे घबराना नहीं चाहिए। अनीता काफी ज्यादा अच्छी थी। वो नीतू को किसी भी बात के लिए रोका टोका नहीं करती थी। नीतू भी अपनी सास की सारी बातें मानती थी, लेकिन अक्सर ही नीतू का पेट खराब रहता था। ऐसे ही एक दिन नीतू बार बार वॉशरूम जाती है। अपनी बहू को ऐसे तकलीफ में देखकर अनीता उसके पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ बहू, आज फिर से तेरा पेट खराब हो गया क्या? जी माँ जी, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। रोज ही मेरा पेट खराब हो जाता है, आज फिर से खराब हो गया। जरूर तेरे को नजर लगी होगी, तभी तो तेरी बार बार तबीयत खराब हो जाती है। रुक, तेरी ना मैं अभी नजर उतार देती हूँ, शायद तब तुझे राहत मिल जाए। कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है ना तुझे। माँ जी, जो करना है जल्दी करो क्योंकि ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगी। इतनी शक्ति नहीं है मेरे अंदर, वैसे ही मेरा पेट खराब हो रहा है। हाँ रुक, मैं अभी आती हूँ।
अनीता अपनी बहू की नजर उतारती है और उसे दवाइयां भी देती है, जिसके बाद जाकर नीतू को थोड़ा आराम मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ दिनों बाद नीतू का पेट फिर से खराब हो जाता है। इस बार अनीता को काफी गुस्सा आता है और वह अपनी बहू को गुस्से में बोलती है। बहू, कहीं तुझे शादी से पहले ये वाली समस्या तो नहीं थी ना कि तेरे दूसरे दिन ही पेट खराब हो जाता हो? अभी कुछ दिनों पहले तेरा पेट ठीक हुआ था और आज फिर तेरा पेट खराब हो गया। देख, ऐसा है ना तो साफ साफ मुझे बता दे, तेरी अच्छी से दवाई करवा दूंगी मैं। माँ जी, आप कैसी बात कर रही हो? अरे शादी से पहले कभी साल में एक बार मेरा पेट खराब हो गया हो, वरना तो वो भी नहीं होता था। पता नहीं शहर में आने के बाद ही मुझे ये सब होने लगा। एक तो वैसे ही मैं परेशान हूँ अपने पेट को लेकर, क्योंकि इतना खराब रहने लगा है। ऊपर से आप मुझे ताने दे रही हो। पेट खराब होना कोई मेरी गलती थोड़ी ना है। पता नहीं तेरा रोज रोज पेट क्यों खराब हो जाता है। मेरा तो सर दुखने लगा है। बहू चल, कोई बात नहीं, तू आराम कर। मैं भी गुस्से में न जाने क्या क्या बोल जाती हूँ तुझे। मुझे भी समझना चाहिए कि तेरी गलती नहीं है इसमें। मैं तेरे लिए दवाई लेके आती हूँ। कुछ दिनों बाद अनीता अपनी बहू के साथ गांव चली जाती है। गांव में जाने के बाद नीतू का पेट एक भी बार खराब नहीं होता है और काफी दिनों तक जब नीतू बिल्कुल ठीक रहती है तो अनीता अपनी बहू से कहती है, चलो भगवान का शुक्र है कि तेरा पेट ठीक हो गया, वरना तुझे तकलीफ में देख के ना मैं बहुत परेशान होने लग गई थी। कम से कम अब तू ठीक है ना? जी माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब से मैं गांव में आई हूँ ना, तब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अब मेरा पेट भी बिल्कुल ठीक है। अब कोई परेशानी नहीं है। शायद अब शहर में भी खराब नहीं होगा। लग तो यही रहा है कि अब कुछ दिनों के बाद हम शहर जाएंगे, क्योंकि काफी दिन हो गए ना यहाँ पर हमें, इसलिए शहर जाना ही ठीक है। जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे भी यही लग रहा है। नीतू और अनीता वापस शहर आ जाते हैं और शहर आने के बाद नीतू का पेट फिर से खराब होने लगता है। अब अनीता नीतू दोनों ही समझ गए थे कि आखिर बार बार नीतू का पेट खराब क्यों हो रहा था। अनीता नीतू को समझाते हुए कहती है, बहू ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि अचानक से तेरा हवा पानी बदल गया है। तू भी शहर में आकर मिर्ची मसाले खाने लगी है, इसलिए शायद तेरा पेट खराब होने लग गया। जी माँ जी, अब तो मुझे भी यही लगता है। कोई बात नहीं, अब हमें समझ आ गया है कि आखिर तेरा पेट खराब क्यों होता है। अब तेरा जो खाना पीना है ना, वो बिल्कुल गांव की तरह ही होगा। अनीता अब अपनी बहू के खाने पीने का ख्याल रखने लगती है, जिसकी वजह से अब नीतू का पेट खराब नहीं होता है। कुंती की बहू कंचन को शादी किए हुए सिर्फ 20 ही दिन हुए थे, लेकिन इन 20 दिनों के अंदर ही कंचन ने अपने ससुराल वालों को 100 से ज्यादा बार मायके जाने की धमकी दे दी थी, क्योंकि उसे अपने मायके से ससुराल आने के बाद ज्यादा ही गर्मी लग रही थी। माँ जी, अगर ऐसे ही गर्मी रही तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप सुन रही है ना, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। भूल जाओ कि तुम अभी मायके जाओगी। शादी के ना कुछ महीने भी नहीं हुए अभी, और हर वक्त सिर्फ मायके जाने की धमकी देती रहती हो। शर्म नाम की कोई चीज है क्यों तुम्हारे अंदर? या तो आप घर में एसी लगवा दीजिए या फिर मुझे मेरे मायके छोड़ आइए। अच्छा, तुम्हारे पिताजी ने तो इतना दहेज भी नहीं दिया जो एसी लगवा दूं। ठीक है, अगर एसी नहीं लगवा रहे हो तो कोई बात नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। अरे नहीं नहीं बहू, हम सब भी तो रहते हैं। माँ जी, इतनी गर्मी मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम सब भी तो यहाँ इतनी गर्मी में रह रहे हैं ना। कंचन का मायका अमीर था और ससुराल गरीब, जिस वजह से कंचन अपने ससुराल में गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शादी के कुछ दिनों बाद से वो अपने मायके जाने की जिद करने लगी थी, और तो और वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी। अरे बहू, अब तक बैठी टीवी देख रही है, शाम का खाना नहीं बनाना है तुझे? माँ जी, इतनी गर्मी में किचन में मैं खाना नहीं बना सकती, इसीलिए मैं तो कह रही हूँ कि मुझे मायके छोड़ आओ। बहू देख, हर वक्त मायके जाने की जो जिद लगा कर बैठी है तू, मायके नहीं जा सकती। कह दिया तुझे, और तुझे घर का काम काज करना ही होगा। सुबह भी खाना मैंने बनाया है। अरे इतनी गर्मी है तो और लोग खाना पीना नहीं बना रहे हैं क्या? माँ जी, आप मुझसे खामखा बहस कर रही हैं, बाकी आपको जो सही लगे। अरे भाई, क्या बात हो गई? क्यों लड़ाई झगड़ा कर रही है अपनी बहू से तू? अभी तेरी बहू को आए हुए तो महीना भी नहीं बीता है। अरे विमला, क्या बताऊं, इस औरत ने तो नाक में दम करके रखा है। हर वक्त मायके जाने की धमकी देती रहती है। अब गर्मी है
तो क्या सभी बहुएं अपने मायके बैठी हैं? तेरी भी बहू यहाँ कामकाज कर रही है कि नहीं? कल ही मायके गई है मुझे धमकी देके कि अगर घर में एसी नहीं लगवाया तो पूरी गर्मी नहीं आऊंगी, और मैंने भी छोड़ दिया। पूरी गर्मी तो मैं उसे बुलाने से रही। अब चाहे 4-5 महीना बैठकर वहाँ खाए या 10 महीने बैठ के खाए, है तो अपने बाप के ही घर पे ना। अरे सारी बहू ऐसी ही निकल गई। मैं तो इससे बहुत ज्यादा परेशान हूँ। पूरे दिन कमरे में बैठकर कूलर पंखा चला कर रखती है। बिजली का बिल इस गर्मी में तू जानती है कि कितना आता है, लेकिन मेरी बहू नहीं। जी का जंजाल हो गई है ये। सुनिए जी, ऑफिस से आते हुए खाना ले आइएगा, क्योंकि इतनी गर्मी में मेरे बस का नहीं है खाना बनाना। ये तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? बाहर का खाना खाओगी? अरे गर्मी कितनी है, बाहर का खाना नुकसान करता है। अरे कोई जरूरत नहीं है बाहर का खाना खाने की। माँ को कहो कि वो बना देंगी खाना, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, समझी? अरे अब तेरी बहू खाना नहीं बना रही है तो खाना तुझे ही बनाना पड़ेगा। इस बुढ़ापे में तो तेरी बहू ने तुझ पे अत्याचार करना शुरू कर दिया है। बहुएं ऐसी होती है क्या कुंती? अब न तुझे सास बनना पड़ेगा। अरे विमला, मेरी तो किस्मत फूट गई। बेटे की शादी करके सोचा था बेटे की शादी कर दूंगी तो सुख मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। जब से मेरी बहू आई है दुख ही दुख मिल रहा है, और हर वक्त बस एक ही ताना सुनने को मिलता है, गर्मी इतनी है, गर्मी इतनी है, एसी लगवा दो। तेरे भी दिन मेरी तरह उल्टे आ गए हैं। अब क्या कर सकते हैं? इन्हें घर से तो निकाल नहीं सकते हैं, अपनी ही बदनामी होगी। लेकिन तू भी ना जैसे को तैसे इसे संभाल ले। कुंती अब खुद ही किचन में जाकर खाना बनाती है और पसीने से लथपथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुंती की बहू कंचन अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। उसे किसी चीज की फिक्र नहीं थी। अब अनिकेत जब ऑफिस से आता है तो अपनी माँ को पसीने में लथपथ किचन में पाता है। कंचन, कंचन कहाँ हो तुम? अरे तुम कमरे में पंखे में बैठकर आराम से टीवी देख रही हो और वहाँ मेरी माँ खाना बना रही है। तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती है? आ गए आप? लाइए बैग मुझे दीजिए। आपको पता है ना कि इतनी गर्मी में मुझसे काम नहीं होता। मेरे मायके में तो टॉयलेट तक में एसी लगा हुआ है और यहाँ पूरे घर में पंखे के नाम पर बस मजाक चल रहा है। दोबारा मुझसे बदतमीजी की ना तो घर से निकाल दूंगा, और सच में तुम्हें इस गर्मी में पूरी जिंदगी मायके में बिठा दूंगा। मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है। मैं तो खुद मायके जाना चाहती हूँ, और ज्यादा मुझे धमकाने की कोशिश की ना तो मैं अपने पापा और भाई को बुलाकर ना मायके चली जाऊंगी। अनिकेत बेटा बैठ जाओ, ऑफिस से आया है, थका होगा। क्यों लड़ रहा है? इसमें तो कम बुद्धि है ही। अगर इसके पास दिमाग होता तो ये घर में मायके जाने के लिए इस गर्मी में झगड़ नहीं रही होती, बल्कि हमारा साथ दे रही होती। ये भी आप सही कह रही हो माँ, इसके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज है ही नहीं, तभी तो हर वक्त लड़ती रहती है। कंचन की धमकी तो अब कोई सीरियस नहीं ले रहा था। हर बात पे मायके चली जाऊंगी की धमकी तो बिल्कुल भी नहीं। हर किसी के सर में उसने दर्द किया हुआ था। और तो और कुंती भी समझ चुकी थी कि कंचन घर का कोई काम नहीं करने वाली, इसलिए वो अब सुबह खुद ही उठकर कामकाज कर लिया करती। एक रोज विमला का कुंती के घर लड्डू लेकर आना होता है और कुंती को लड्डू खिलाते हुए वो बड़े प्यार से कहती है, अरे कुंती लड्डू खा, बड़ी खुशी की बात है। मेरी बहू मायके से लौट आई है और अपने साथ 2 एसी भी लेकर आई है। एक अपने कमरे में लगवाया है और एक बरामदे में। क्या बात कर रही है? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। एक तेरी बहू है जो अपने मायके से एसी लेकर आई है, और कहा मेरी बहू सुबह शाम घर में कलेश कर रही है। तेरी बहू कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे बेटे के साथ बाहर घूमने गई है। कह रही है गर्मी लग रही है तो आइसक्रीम खाना है, वही मेरा बेटा उसे घुमाने ले गया है। तू नहीं सुधरने वाली। मैंने तुझे पहले भी बोला था कि तू सास बनकर है। तुझसे तो तेरी बहू ही नहीं संभलती है और ना ही डरती है। मैं तो कहती हूँ अगर उसने इस बार मायके जाने की धमकी दी तो तू उसे मायके भेज दियो। क्या पता तेरी बहू भी ऐसे 2 एसी लेकर आ जाए। तुझे क्या लगता है मेरे बेटे के ससुराल वाले जो एक नंबर के कंजूस है, वो अपनी बेटी को एसी देंगे? ये तो रोज फोन कर रोती रहती है कि यहाँ इतनी गर्मी हो रही है, तो कहाँ इसका बाप एसी पंखा कूलर दे गया इसे। देख, एक पते की बात बताती हूँ मैं तुझे। अगर तेरी बहू गर्मी में मायका जाना चाहती है तो उसे भेज दे। अभी गर्मी खत्म होने में कम से कम 3-4 महीने हैं, और इन 3-4 महीनों में उसके घर वाले खुद ही परेशान होकर उसे यहीं भेज जाएंगे। और क्या पता कि वो अपने साथ एसी भी लेके आ गए। बात में तेरे दम तो है, लेकिन तू है ना समझ। कोई बात नहीं, ये भी करके देख लेती हूँ। इतना कहने के बाद जब कुंती की बहू बाहर से घूमकर आती है तो उसे गर्मी लग रही होती है। तो अनिकेत अपनी पत्नी कंचन से कहता है, अभी आइसक्रीम खाकर अगर ठंडी हो गई हो ना तो आप घर के काम में लग जाओ, तो गर्मी तो रहेगी तो काम तो तुम्हें करना ही होगा। बिल्कुल भी नहीं।
अगर काम के लिए कहा ना तो मैं मायके चली जाऊंगी। बस बहू, बस मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अब तो तुझे मायके जाना ही होगा। अनिकेत, अभी के अभी इसका सामान पैक कर और इसको इसके मायके छोड़ कर आ। माँ, इसके बोलने की आदत हो गई, आप क्यों गुस्सा कर रही हो? मैंने तुझे कहा ना, इसे अभी के अभी मायके छोड़ कर आ। तुझे समझ नहीं आ रहा? हाँ तो मैं भी कौन सा यहाँ रहना चाहती हूँ। अरे आपसे तो लाख गुना अच्छे हैं मेरे मायके वाले, और कितने अमीर भी हैं। इस गर्मी में कम से कम मैं एसी की चैन की हवा तो खाऊंगी वहाँ पर। अनिकेत भी अपनी माँ और पत्नी की बात सुनकर कंचन के मायके चला जाता है और उसके बाद ना तो उसे फोन करता और ना ही दोबारा लेने की बात कहता। अब 15 से 20 दिन बाद कंचन के मायके वाले खुद ही कंचन को घर वापस छोड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कंचन के ससुराल वालों ने तो कंचन से नाता ही तोड़ लिया है। अब रिश्ता टूटे, इससे अच्छा वो अपनी बेटी से नाता तोड़कर कंचन के मायके वाले उसे ससुराल में छोड़ जाते हैं। तपती झुलसती मई जून की गर्मी का मौसम चल रहा था। ऐसे ही तपती गर्मी में अर्चना अपने कमरे में बैठी होती है। तभी अचानक उनके घर की लाइट चली जाती है। अर्चना की माँ पूजा कमरे में आती है और उससे बोलती है, अर्चना बेटा, तू भी ना मेरे वाले कमरे में आके बैठ जा। लाइट चली गई है, इन्वर्टर पे एक ही पंखा चलता है। गर्मी में वैसे ही लंबी लंबी लाइट कट जाती है, क्या पता लाइट कब आए, इसलिए बचत कर लेते हैं। ठीक है माँ, मैं आ रही हूँ। अर्चना अपने कमरे का लाइट पंखा बंद करके अपनी माँ के कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद अर्चना बोलती है, माँ एक कप गर्मा गर्म चाय बना दो ना, बड़ा मन कर रहा है चाय पीने का। तू पागल हो गई है क्या? इतनी गर्मी में तुझे चाय पीने की सोच रही है? माँ चाय पीने का भी कोई मौसम होता है क्या? जब जिसका मन करेगा वो तब चाय पिएगा ना, बना दो ना। मैं नहीं बना रही इतनी गर्मी में कोई चाय। तुझे बनानी है तो तू बना ले और पी ले। अपनी माँ की बात सुनकर अर्चना खुद ही रसोई में चली जाती है और बढ़िया से गर्मा गर्म 2 कप चाय बना कर लाती है और दोनों ही कप वो अकेले चुस्की लेकर पी जाती है। अपनी बेटी को ऐसे चाय पीता देखकर पूजा बोलती है, बेटा गर्मी में ना चाय पीना अच्छी बात नहीं है। अरे पीना है तो कुछ ठंडा पी ले, लस्सी पी ले, दही खा ले, नींबू पानी पी ले, शरबत पी ले। ये गर्म चाय पीने की क्या जरूरत है? माँ जो मजा चाय पीने में है वो दुनिया की कोई भी ठंडी या गर्म कोल्ड ड्रिंक में नहीं है। जिंदगी का असली मजा तो बस चाय पीने में है। अरे बस कर, मुझे तुझे चाय पीता हुआ देखकर मुझे गर्मी लग रही है। जा चली जा यहाँ से, अपने कमरे में जाके चाय पी। अपनी माँ की बात सुनकर अर्चना वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं पर अर्चना की चाय पीने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही रात के 12 बज रहे थे। अर्चना अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी अचानक से उसे चाय पीने की क्रेविंग होने लगी और वो खुद से बोलती है, यार चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, क्या करूँ? हमारे घर तो टैग टीवी नहीं है कि गर्म पानी में टैग डाला और चाय बनकर तैयार हो जाए। खुद ही जाकर रसोई में बनानी पड़ेगी। अर्चना रसोई में जाती है और चाय बनाने के लिए गैस ऑन करती है और बर्तन में पानी डालकर चढ़ा देती है। जैसे ही चाय में डालने के लिए वो अदरक कूटने लगती है, ठक ठक की आवाज से पूजा की आंख खुल जाती है और वो हाथों में डंडा लिए रसोई की तरफ आती है। जैसे ही अर्चना पीछे पलटकर अपनी माँ को देखती है तो वो एकदम से चिल्लाते हुए बोलती है, माँ डंडा लेकर क्यों खड़ी हो मेरे पीछे? क्या हो गया? सत्यानाश हो जाए तेरा, इतनी रात में तू चाय बना रही है? अरे ये खटपट हो रही थी तो मुझे लगा कोई चोर घुस गया है, लेकिन नहीं, रसोई में तो तू निकली, इसलिए मैं डंडा लेकर आई उसे मारने के लिए। अरे पागल लड़की, इतना तू पानी नहीं पीती जितना तू चाय पीती है गर्मी में। तो मन का क्या होगा, चाय ही तो पी रही हूँ, कौन सा दारू पी रही हूँ? वैसे चाय के नशे के आगे तो दारू का नशा भी फेल होगा। मैंने कभी पी तो नहीं है, पर चाय का दारू से कोई कंपैरिजन भी नहीं कर सकता। आप चाय पियोगी माँ? आपके लिए भी बना दूं? मुझे कुछ नहीं पीना है, 1000 बार समझा चुकी हूँ कि गर्मी में चाय मत पिया कर, लेकिन तू है कि तुझे मेरी बात सुननी ही नहीं होती है। 1 महीने की चाय पत्ती 10 दिन में ही खत्म कर देती है। सारी नींद का गुड़ गोबर कर दिया तूने। पूजा अर्चना को सुनाकर वहाँ से चली जाती है और अर्चना मस्त चाय बनाकर अपने कमरे में ले जाकर पीती है। वक्त गुजरता चला जाता है। अर्चना की शादी साकेत नाम के एक लड़के से हो जाती है। शादी के बाद अर्चना एक अच्छी बहू की तरह सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है, लेकिन उसकी चाय पीने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे एक दिन अर्चना की सास साधना उससे बोलती है, बहू सुबह 2 किलो दूध मंगाया था, अब फ्रिज में 1 बूंद भी दूध नहीं है। सारा का सारा दूध कहाँ चला गया? माँ जी दूध की तो मैंने चाय बनाकर पी ली। हाय हाय, इतनी कितनी चाय पी ली बहू तूने सुबह से? माँ जी ज्यादा नहीं, बस 8 कप चाय पी है। 8 कप बहू, 8 कप बहू, तू फूकी नहीं अंदर से?
इतनी गर्मी में 8 कप चाय पीकर तू इतनी खुशी कैसे बता रही है? अरे 1 कप चाय पीना भी भारी हो जाता है इतनी गर्मी में, और तू 2 किलो दूध की चाय बना बना कर पी गई। माँ जी मैं क्या करूँ, मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। सर्दी, गर्मी, बरसात या फिर भी कोई भी मौसम हो, मैं दिन में 10 कप चाय तो आराम से पी लेती हूँ। सुबह उठकर 1 कप, नाश्ते के साथ, लंच के बाद, डिनर के बाद, रात को सोने से पहले भी, और रात में बीच बीच में उठकर, और बीच बीच में सारा दिन में कभी कभी मैं मन करे तब भी। चाय मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। लगता है किसी ने तुझे समझाया नहीं है। बहू, चाय पीने के जितने फायदे होते हैं ना, उतने ही नुकसान भी होते हैं, इसलिए चाय लिमिट में ही पीनी चाहिए। माँ जी, चाय से किसी को कैसा नुकसान, चाय तो बस चाय है। अब इतना चाय चाय करके मेरा चाय पीने का मन कर गया। रुको, मैं पास की किराने की दुकान से दूध का पैकेट लेकर आती हूँ, और फिर बढ़िया सी चाय बनाकर 2 कप मैं आराम से पीऊंगी, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। इतना कहकर अर्चना पास की किराने की दुकान से दूध का पैकेट लेकर आती है, जिसके बाद वो फटाफट से 2 कप चाय बनाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और धीरे धीरे अर्चना चाय की बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाती है। वो पानी पीना भूल जाती है, लेकिन चाय पीना नहीं भूलती और बस चाय ही पीती रहती। ऐसे ही एक दिन साधना अर्चना पर भड़कते हुए बोलती है, अरे बहू, तुझे शर्म नहीं आती है इतनी चाय पीते हुए? मेरी बात कान खोलकर सुन ले। घर में वैसे ही राशन का बहुत खर्चा होता है, तेरे बार बार चाय पीने की वजह से दूध का बिल भी कितना ज्यादा बढ़कर आ रहा है। अब से तू सिर्फ 2 टाइम ही चाय पिया करेगी, सुबह और शाम। इसके अलावा अगर तूने दूध से चाय बनाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बहू। साधना की बात सुनकर अर्चना उदास हो जाती है, लेकिन उसकी चाय की क्रेविंग बार बार उसे चाय पीने पर मजबूर करने लगती है। अर्चना खुद से बोलती है, क्या करूँ, अगर मैं दूध की चाय बना दूंगी तो सासू माँ तो मुझे बिना मसाला लगाए ही कच्चा चबा जाएंगी। अगर मैंने चाय नहीं पी तो मेरी क्रेविंग मुझे मार देगी। करूँ तो क्या करूँ? हाँ, एक काम करती हूँ, ब्लैक टी पी लेती हूँ। इतना कहकर अर्चना रसोई में जाती है और अपने लिए ब्लैक टी बना लेती है। और जैसी अर्चना उसका पहला घूंट लेती है तो वो खुद से बोलती है, नॉट बैड, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। मुझे नहीं पता था बिना दूध की चाय भी इतनी अच्छी हो सकती है। चलो अब माँ जी को जितना मना कर रहा है कर ले। अगर मिल्क टी नहीं तो ब्लैक टी ही सही, लेकिन चाय तो मैं जरूर पीऊंगी। ऐसे ही अर्चना ब्लैक टी तो कभी मिल्क टी पीने लगती। दिन गुजरते चले जाते हैं। धीरे धीरे अर्चना का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही बुरी तरीके से खराब हो जाता है। उसे लूज मोशन लग जाते हैं तो कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। उसके पेट में भी अब जोरों का दर्द होने लगा था, साथ ही उसका रंग भी काला पड़ने लगा था और पेट का निचला हिस्सा ब्लोटिंग की वजह से भरने भी लगा था। अर्चना के चेहरे पर एक्ने भी बहुत बढ़ जाते हैं। ये सब होता देखकर अर्चना बोलती है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो धूप में भी नहीं जाती तो मुझे इतनी टैनिंग क्यों होती जा रही है? और सारा दिन मैं काम भी करती हूँ, फिर मेरा मोटापा क्यों बढ़ रहा है? और मेरा फेस भी कितना खराब होता जा रहा है और कितने सारे एक्ने, पिगमेंटेशन। पहले तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, एकदम से मेरी बॉडी में इतना चेंज कैसे हो सकता है? ऐसे ही चिंता में डूबी अर्चना बाकी के कामों में लग जाती है। एक शाम अर्चना के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। अर्चना बिना किसी को बताए चुपचाप काम में लगी रहती है और कई सारी पेन किलर्स ले लेती है, लेकिन उसके दर्द में कोई आराम नहीं आता। और जब अर्चना के पेट का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अपनी बहू का अचानक बेहोश पड़ा देखकर साधना उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर अर्चना के काफी सारे टेस्ट करते हैं और होश में आने पर डॉक्टर उससे बोलते हैं, अर्चना जी, आप कुछ ज्यादा ही चाय पीती हो क्या? जी हाँ, मैं बहुत बड़ी टी लवर हूँ। जब तक मैं 7-8 चाय कप ना पी लूं तो मेरा दिल नहीं मानता। शायद आपको पता नहीं होगा और ना ही किसी ने आपको बताया होगा कि ज्यादा चाय पीना हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता है, वो बहुत हानिकारक होता है। और गर्मी में चाय पीना ये तो ज्यादा हानिकारक हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय पीनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में। अगर आप लिमिट को क्रॉस करते हो तो आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि चाय पीने का समय बस 1 या 2 बार होना चाहिए। लेकिन जो इंसान ज्यादा चाय पीता है वो भी गर्मी में तो लोग गर्म चीज खाने को अवॉइड करते हैं और आप गरम गरम चाय पी जा रही हो। इससे आपके डाइजेशन सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और तो और लड़कियों को तो पीरियड्स में दिक्कत आ जाती है, उनके पीरियड्स के दिन जल्दी नहीं आ पाते और भी बहुत तरह की समस्या होती है। और आपको अगर कुछ खाना या पीना है ना तो ठंडी ठंडी चीजें खाइए या पीजिए या कोल्ड कॉफी पीजिए, ये सब आपके लिए ठीक है। लेकिन
चाय को ना थोड़ा अवॉइड कीजिए, और गर्मियों में तो ज़्यादा ही अवॉइड करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ गर्मी में बस एक बार से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शरीर हमारा है, भगवान की देन है, और हम भगवान की देन को नुकसान पहुँचाए ये तो सही नहीं है ना। अगर आपको ठीक से रहना है ना तो आप एक काम कीजिए, चाय पीना कम कर दीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर अर्चना को समझ आ जाता है कि चाय पीना उसके लिए कितना हानिकारक है। दोनों सास बहू अस्पताल से घर आ जाते हैं और बॉडी के बारे में जानकर, चाय के नुकसान जानकर अर्चना अपनी चाय की क्रेविंग पर कंट्रोल करना शुरू करती है और धीरे धीरे अपनी चाय पीने की आदतों को कुछ और पीने की चीजों के साथ रिप्लेस कर देती है। और देखते ही देखते अर्चना गर्मियों में चाय पीने की आदत बिल्कुल जीरो कर देती है और फिर अर्चना का शरीर का बैलेंस ठीक हो जाता है। साथ ही उसके पेट में भी कोई समस्या नहीं रहती और उसका चेहरा वापस से क्लीन और ग्लोइंग हो जाता है। नीतू गांव में रहने वाली एक सीधी सी लड़की थी, जैसे किसी से भी मतलब नहीं था। नीतू काफी चुलबुली थी और खुशमिजाज थी। एक दिन नीतू आम के पेड़ से आम तोड़कर घर आ रही होती है कि तभी नीतू की नजर अपने घर के बाहर जाती है। कुछ बड़े बड़े अमीर लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं। उन लोगों को देखकर नीतू तुरंत अपनी माँ शारदा के पास जाती है और बोलती है, माँ वो लोग कौन थे? अभी मैंने कुछ लोगों को अपने घर से बाहर एक बड़ी सी गाड़ी में जाते हुए देखा था। वो क्या हमारे घर में आए थे? आप उन्हें जानती हो? हाँ, मैं उन्हें जानती हूँ और वो हमारे ही घर आए थे। लेकिन वो हमारे घर में क्यों आए थे? मैंने पहले तो उन्हें कभी नहीं देखा हमारे घर में, या फिर आपसे मिलते हुए कभी नहीं देखा। फिर अब अचानक से आ गई। मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ। आपने भी मुझे इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। देखने से तो लग रही थी कि जैसे कोई बड़े और अमीर लोग हो, शहर के रहने वाले हों। अरे तो खुद ही इतनी देर से बोली जा रही है, मुझे तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रही है। जब तू मुझे मौका दे तब तो बताओ ना मैं कि वो लोग क्यों आए थे। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं कुछ देर के लिए चुप हो जाती हूँ। अब आप बताओ कि वो लोग कौन थे और क्यों आए थे? वो लोग तेरा रिश्ता लेकर आए थे। पहले वो भी हमारे साथ हमारे गांव में ही रहा करते थे, लेकिन भाई साहब काम की वजह से शहर चले गए और कुछ ही महीनों में उन्होंने अपने पूरे परिवार को शहर में ही बुला लिया था। तब से वो लोग शहर में ही रहते हैं। वो लोग मेरी शादी के लिए रिश्ता लेकर आए थे और आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं। अरे मुझे खुद पता नहीं था कि वो लोग आने वाले हैं और अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है। तो ऐसे तूफान मेल की तरह आती है और आते ही मुझसे ऐसे सवाल जवाब करने लग जाती है जैसे मैं तेरी माँ नहीं बल्कि तेरी दुश्मन हूँ और तेरा बुरा चाहती हूँ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी तेरी शादी की उम्र हो रही है तो मैं सोच ही रही हूँ क्यों ना तेरी शादी की बात आगे बढ़ा दी जाए। इसका मतलब अगर मेरी शादी शहर में हो जाएगी तो फिर तो मैं शहर वाली बन जाऊंगी ना। मैं भी शहर में रहा करूंगी। माँ, आज तक मैंने कभी भी शहर नहीं देखा और अब मेरी शादी सीधा शहर में हो जाएगी और लोगों को मैं पसंद तो हूँ ना, कहीं मना तो नहीं कर देंगे ना शादी के लिए। जब तू पेड़ से आम तोड़ रही थी ना तब उन्होंने तुझे वहाँ देख लिया था और मुझे तो अच्छे से जानते ही है, इसलिए उन्होंने देर किए बिना ही शादी की बात आगे बढ़ा दी। तू बता, अगर तुझे ठीक लग रहा है तो मैं भी तेरी शादी की बात आगे बढ़ा ही देती हूँ क्योंकि ये लोग काफी अच्छे हैं। माँ, मेरा तो ना बचपन से ही मन था कि मेरी शादी शहर में हो और अब शहर के लड़के का रिश्ता खुद ही सामने आया है तो मैं मना नहीं कर सकती। लेकिन माँ, मुझे एक चिंता सता रही है। अब तुझे कौन सी चिंता सता रही है, बता मुझे। माँ, आप खुद बताओ ना। मैं गांव में पढ़ी लिखी हूँ, शहर के बारे में इतना जानती ही नहीं हूँ कि शहर के लोग तो बहुत हाई फाई होते हैं ना। मुझे रहने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी ना, तो फिर मैं वहाँ कैसे रह पाऊंगी? आप समझ रही हो ना माँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, मैं समझ रही हूँ और जो तेरे अंदर डर है ना शहर को लेकर वो भी मुझे साफ दिख रहा है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब लड़के का परिवार बहुत अच्छा है, समझता है, तो तुझे कोई मुश्किल नहीं होगी और तू तो बहुत समझदार है। अपने बेटे से बात करने के बाद शारदा भी देर नहीं करती है और अपनी बेटी की शादी मयंक नाम के लड़के से करवा देती है। शादी के बाद नीतू शहर आ जाती है। शहर देखकर नीतू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी नीतू की सास अनीता नीतू को समझाते हुए कहती है, बहू, तेरी शादी हो गई है और तुझे यही रहना है, इसलिए तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे कुछ भी चाहिए होगा ना तो मुझे बोल दियो और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना तेरे लिए यहाँ पर। जी माँ जी, शहर की आधी चीजें तो समझ के बाहर ही होंगी ना मेरे लिए, लेकिन जब आप हो यहाँ मेरे साथ देने के लिए तो मुझे घबराना नहीं चाहिए। अनीता काफी ज्यादा अच्छी थी। वो नीतू को किसी भी बात के लिए रोका टोका नहीं करती थी। नीतू भी अपनी सास की सारी बातें मानती थी।
लेकिन अक्सर ही नीतू का पेट खराब रहता था। ऐसे ही एक दिन नीतू बार बार वॉशरूम जाती है। अपनी बहू को ऐसे तकलीफ में देखकर अनीता उसके पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ बहू, आज फिर से तेरा पेट खराब हो गया क्या? जी माँ जी, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, रोज ही मेरा पेट खराब हो जाता है, आज फिर से खराब हो गया। जरूर तेरे को नजर लगी होगी, तभी तो तेरी बार बार तबीयत खराब हो जाती है। रुक, तेरी ना मैं अभी नजर उतार देती हूँ, शायद तब तुझे राहत मिल जाए। कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है ना तुझे। माँ जी, जो करना है जल्दी करो, क्योंकि ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगी, इतनी शक्ति नहीं है मेरे अंदर। वैसे ही मेरा पेट खराब हो रहा है। हाँ हाँ रुक, मैं अभी आती हूँ। अनीता अपनी बहू की नजर उतारती है और उसे दवाइयाँ भी देती है, जिसके बाद जाकर नीतू को थोड़ा आराम मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ दिनों बाद नीतू का पेट फिर से खराब हो जाता है। इस बार अनीता को काफी गुस्सा आता है और वह अपनी बहू को गुस्से में बोलती है, बहू, कहीं तुझे शादी से पहले ये वाली समस्या तो नहीं थी ना कि तेरे दूसरे दिन ही पेट खराब हो जाता हो? अभी कुछ दिनों पहले तेरा पेट ठीक हुआ था और आज फिर तेरा पेट खराब हो गया। देख, ऐसा है ना तो साफ साफ मुझे बता दे, तेरी अच्छी सी दवाई करवा दूंगी मैं। माँ जी, आप कैसी बात कर रही हो? अरे शादी से पहले कभी साल में एक बार मेरा पेट खराब हो गया हो, वरना तो वो भी नहीं होता था। पता नहीं शहर में आने के बाद ही मुझे ये सब होने लगा। एक तो वैसे ही मैं परेशान हूँ अपने पेट को लेकर, क्योंकि इतना खराब रहने लगा है। ऊपर से आप मुझे ताने दे रही हो। पेट खराब होना कोई मेरी गलती थोड़ी ना है। पता नहीं तेरा रोज रोज पेट क्यों खराब हो जाता है। मेरा तो सर दुखने लगा है। बहू चल, कोई बात नहीं, तू आराम कर। मैं भी गुस्से में न जाने क्या क्या बोल जाती हूँ तुझे। मुझे भी समझना चाहिए कि तेरी गलती नहीं है इसमें। मैं तेरे लिए दवाई लेके आती हूँ। कुछ दिनों बाद अनीता अपनी बहू के साथ गांव चली जाती है। गांव में जाने के बाद नीतू का पेट एक भी बार खराब नहीं होता है और काफी दिनों तक जब नीतू बिल्कुल ठीक रहती है तो अनीता अपनी बहू से कहती है, चलो भगवान का शुक्र है कि तेरा पेट ठीक हो गया, वरना तुझे तकलीफ में देख के ना मैं बहुत परेशान होने लग गई थी। कम से कम अब तू ठीक है ना? जी माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब से मैं गांव में आई हूँ ना, तब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अब मेरा पेट भी बिल्कुल ठीक है। अब कोई परेशानी नहीं है। शायद अब शहर में भी खराब नहीं होगा। लग तो यही रहा है कि अब कुछ दिनों के बाद हम शहर जाएंगे, क्योंकि काफी दिन हो गए ना यहाँ पर हमें, इसलिए शहर जाना ही ठीक है। जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे भी यही लग रहा है। नीतू और अनीता वापस शहर आ जाते हैं और शहर आने के बाद नीतू का पेट फिर से खराब होने लगता है। अब अनीता नीतू दोनों ही समझ गए थे कि आखिर बार बार नीतू का पेट खराब क्यों हो रहा था। अनीता नीतू को समझाते हुए कहती है, बहू, ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि अचानक से तेरा हवा पानी बदल गया है। तू भी शहर में आकर मिर्ची मसाले खाने लगी है, इसलिए शायद तेरा पेट खराब होने लग गया। जी माँ जी, अब तो मुझे भी यही लगता है। कोई बात नहीं, अब हमें समझ आ गया है कि आखिर तेरा पेट खराब क्यों होता है। अब तेरा जो खाना पीना है ना, वो बिल्कुल गांव की तरह ही होगा। अनीता अब अपनी बहू के खाने पीने का ख्याल रखने लगती है, जिसकी वजह से अब नीतू का पेट खराब नहीं होता है। माला सुबह सुबह किचन में गाना चलाकर खाना बना रही होती है कि तभी उसकी सास जानकी किचन में आती है और अपनी बहू का फोन बंद करके बहू से कहती है, तुझे कितनी बार कहा है कि खाना बनाते वक्त शांति से खाना बनाया कर, लेकिन नहीं, तू तो खाना बनाते हुए भी गाना चला देती है, ऊपर से नाचती रहती है। तू चाहती क्या है? सब्जी में नमक की जगह चीनी डल जाए और चाय में चीनी की जगह नमक पड़ जाए। देखिए माँ जी, अगर आप किचन में बार बार आएंगे और मुझे परेशान करेंगी तो मैं सच बता रही हूँ, ऐसा ही होगा फिर। मैं किचन में बार बार क्यों आती हूँ? मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। मैं किचन में बार बार आऊँ तो तू गाने बंद रखा करना और काम समय पर करा कर, ताकि मुझे बोलने का मौका ही न मिले। जानकी अपनी बहू को काम के लिए रोक टोक करती रहती थी कि किचन में क्या बन रहा है और क्या नहीं, उसकी बहू किचन में काम कर रही है या नहीं। ये सब देखकर जानकी अपनी बहू के किचन में रहने के बाद हर 10 मिनट बाद पहुंच जाया करती थी, जिससे माला भी काफी परेशान हो गई थी। एक रोज सुबह सुबह माला खाना बना रही होती है कि तभी जानकी हॉल से ही अपनी बहू का आवाज लगाकर कहती है, अरे बहू, तुझे किचन में गए हुए घंटों हो गए हैं, लेकिन अभी तक तेरा खाना नहीं बना क्या? किचन में तू करती क्या रहती है? बस माँ जी, हो ही गया है, आपके लिए ही खाना लेकर आ रही थी मैं। मेरे लिए खाना लाने की जरूरत नहीं है,
मुझे ये बता आज खाने में क्या बनाया है? लगता है माँ जी अब आपकी उम्र हो गई है, तभी तो आप इतनी जल्दी भूल जाती हैं। सुबह ही तो आप किचन में आकर टिंडे बनवा कर गई थी, जबकि मैं तो आलू ही बना रही थी। हाँ बहू मैं भूल गई। चल कोई बात नहीं, मैं खुद ही निकाल कर खा लूंगी। तू किचन से निकलकर घर के काम पर ध्यान दे। माला को अपनी सास के रोकने टोकने की आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और देर शाम जानकी के पड़ोसन विमला का जानकी के घर आना होता है। अरे जानकी, जब से तेरी बहू आई है तब से तो तू नजर ही नहीं आती। कहाँ रहती है आजकल? विमला की बात सुनकर पास बैठी जानकी की बहू माला पड़ोसन विमला से कहती है, माँ जी भी ना आजकल पता नहीं क्यों किचन में टांग अड़ाने का काम कर रही है। चुप कर, बड़ी आई मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब मैं अपने घर में किचन में ये देखने भी ना आऊँ कि आखिर खाने में क्या बना है। हाँ माँ जी, आपको किसने रोका है घर में भी कहीं भी घूमने से? लेकिन जब भी मैं किचन में होती हूँ ना तो आप जरूर आती हैं। क्योंकि मुझे देखना होता है कि तू सब्जी तो ढंग से बना रही है ना, या फिर तूने सब्जी ढंग से काटी है। तुझे सब्जी भी ढंग से काटने नहीं आती, न रोटी ढंग से बनाने आती है। मैं सोचती हूँ कुछ गलत हो रहा है तो मैं बता दूँ। तू भी कहाँ बहू के पीछे पड़ गई है आते ही। उसे थोड़ा समय दे, सब कुछ सीख जाएगी। वैसे मुझे लगता नहीं कि तेरी बहू को कोई काम नहीं आता। तू मुझे पहले से जानती है कि मेरी बहू को तो उसकी तरफदारी कर रही है। बता किस काम से आई है? काम तो कुछ भी नहीं है, बस यूं ही तुझसे मिलने चली आई। कई दिन से तुझे देखा नहीं मैंने, सोचा कहीं सास बहू में महाभारत तो नहीं चल रही है। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। बहू जा, तू जाकर चाय बना ला मेरे और विमला के लिए। माला अब अपनी सास की बात को सुनकर जानकी और विमला दोनों के लिए चाय बनाने पहुंचती है। अरे विमला क्या बताऊं, जब से इसे मैंने पहले दिन किचन में भेजा तो इसने डब्बे का सारा आटा नीचे गिरा दिया। उस आटे को डब्बे में भर दिया और ये मैंने अपने आंखों से देखा। तब से मुझे इस पर विश्वास नहीं कि ये खाना साफ सुथरे तरीके से बनाती भी है या नहीं। अरे क्या बात कर रही है? फिर तो तुझे किचन में जाकर देखते रहना चाहिए, आखिर किचन में चल क्या रहा है। किसी दिन ऐसा ना हो तुझे जहर पिलाने के बाद तेरी बहू कहे कि मैंने देखा नहीं, मुझसे गलती हो गई, सॉरी, और तब तक तू निपट ले। इतना बोलकर विमला और जानकी दोनों ही धीरे धीरे किचन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि माला अपनी नाक में उंगली कर रही है और उसी हाथ से माला चाय में चीनी भी डाल रही है। राम रे राम, ये क्या किया तेरी बहू ने? अब तो मैं तेरे घर का पानी भी ना पीऊं। जा रही हूँ जानकी मैं तेरे घर से। अरे अभी तो तूने यही देखा है, अभी मैं तुझे और कुछ भी दिखाती हूँ। धीरे धीरे बोलो, चुपचाप मेरी बहू के कारनामे देखते जा बस। माला चाय बनाने के बाद थोड़ी सी चाय लेकर कप में चखती है। उसके बाद उसी झूठे कप में माला चाय निकाल देती है और दोनों ही कप में से जब चाय ज्यादा होने लगती है तो थोड़ी थोड़ी चाय पी लेती है। उसके बाद वही झूठी चाय जानकी और विमला के लिए लेकर पहुंचती है। इधर माला को हॉल में आता देख विमला और जानकी जल्दी से हॉल में जाकर बैठ जाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। अरे जानकी, मैंने चाय छोड़ रखी है, लेकिन तूने जिद किया तो मुझसे मना नहीं किया गया। अब मेरे पेट में गैस बन गया है, कभी और आकर तेरे घर चाय पी लूंगी। देख विमला, अब चाय बन गई है तो तू पी कर जाएगी। तू समझती क्यों नहीं? मैंने कहा ना, अभी अभी मेरे पेट में गैस बन रही है। बहू ले जा इस चाय को, मुझसे भी चाय नहीं पी जाएगी। मन नहीं कर रहा है चाय पीने का। माला बस इतना सुनती ही है कि वो दोनों कप का चाय पी जाती है और पीने के बाद अपनी सास जानकी से कहती है, माँ जी चाय ठंडी हो रही थी, आप दोनों को चाय तो पीना नहीं था, इसलिए मैंने ही दोनों कप की चाय पी ली। ये देखकर विमला वहाँ से तुरंत ही उठकर चली जाती है, क्योंकि विमला ने तो खुद ही जानकी की बहू को नाक में उंगली करते हुए देख लिया था और उसी हाथ से चाय में चीनी डाली थी। अब विमला तो कान पकड़ती है कि वे जानकी के घर का खाना पीना तक नहीं खाएगी, लेकिन इधर जानकी मजबूर थी, उसे अपनी बहू के हाथों का खाना खाना ही पड़ रहा था। जानकी की बहू तो अब अपनी सास की हरकतों से परेशान थी और तो और जानकी भी अपनी बहू की हरकतों से काफी परेशान थी। और एक रोज माला तंग आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बहुत हो गया, बहुत दिन से देख रही हूँ मैं, जब भी मैं खाना बनाती हूँ आप किचन में आ जाती हैं, तब आपकी ताका झाकी शुरू हो जाती है। क्या मैं खाने में जहर मिला दूंगी क्या? बहू मैंने तुझे कहा था ना, मैं देखने आती हूँ कि तू ढंग से खाना बना पा रही है या नहीं, कहीं तुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। माँ जी आज से किचन में खाना आप बनाएंगी और मैं किचन में आपको परेशान करने नहीं आऊंगी। माला इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और जानकी खाना बनाने में लग जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जानकी को किचन की तरफ किसी के आने की आहट होती है और वो समझ जाती है कि उसकी बहू ही किचन में आ रही है।
तभी वह नाक में उंगली करके रोटी बनाने लगती है। ये देखकर माला तुरंत ही अपनी सास से कहती है, माँ जी आप क्या कर रही हैं? नाक में उंगली डालने के बाद उसी गंदे हाथ से रोटी बना रही हैं। छी 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 छी, मैं नहीं खा सकती इन हाथों का खाना। क्यों बहू, तू अपना समय भूल गई क्या, जब तू खुद भी किचन में खाना बनाते वक्त ऐसे गंदी ओछी हरकतें करती थी? माँ जी आपने कब देखा? मैंने ऐसा कब किया? आप खुद को बचाने के लिए ब्लेम मुझ पे डाल रही हैं। मेरे पास अभी सबूत तो नहीं है, लेकिन मैंने तुझे अपनी इन्हीं आंखों से देखा था ऐसी हरकतें करते हुए, तभी तो मैंने ऐसा जानबूझकर किया। माला और जानकी में इस बात को लेकर खूब लड़ाइयाँ होती है, लेकिन ये लड़ाई कुछ समय बाद ही माला की माँ कुंती तक पहुँचती है और कुंती अपनी बेटी के घर जाती है। देखिए समधन जी, मेरी बेटी को अगर कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार आपका परिवार होगा, जिसमें मैं आपको, आपके बेटे और घर के सभी सदस्यों को अच्छे से लपेट सकती हूँ। बात छोटी सी है समधन जी, दरअसल खाना बनाते वक्त मैंने हमेशा माला को देखा है, या तो नाक में उंगली डालती है या फिर खाना झूठा हमें परोस देती है, और कई बार तो मैंने ये देखा है कि कुछ नीचे गिर भी जाता है तो उसे वो वैसे ही उठा देती है, ऐसे ही खिला देती है। क्या ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? ये यहाँ पर ऐसी हरकतें कर रही थी? अरे तुझे समझा कर भेजा था कि ससुराल में ऐसी चीजें मत करना, वरना ससुराल से निकाल दी जाएगी। समधन जी आप देख लीजिए आपको क्या करना है, इसे आप घर में रखना चाहती हैं या घर से निकालना चाहती है? मुझे आपका फैसला मंजूर है। माला अपनी माँ को लड़ाई सुलझाने के लिए बोलती है, लेकिन माला की माँ कुंती तो जानकी का साथ देकर चली जाती है। वह हार मानकर अपनी सास की बात को मानकर साफ सफाई से खाना बनाने लगती है और कुछ दिनों बाद जानकी भी किचन में टांग अड़ाने नहीं आती है।